आपके पूरे करियर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये वर्ड्स मैंने यूज़ करे थे जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था, जर्नल वाला, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाला, और सेम वर्ड मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। ओके गाइस, सो वी हैव लेस टाइम, लेट्स क्विकली मूव ऑन एंड आई एम ऑल्सो एक्साइटेड कि मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और इस चैप्टर पे हम लोग पहुँच गए हैं। चलिए, सो गाइस आज हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? फाइनल अकाउंट्स, या इसको अगर हम थोड़ा और अच्छे से बोलें, थोड़ा प्रॉपर टर्म में, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर। इसको सेंटर अलाइन करके थोड़ा सुंदर दिखा देते हैं। ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो गाइस हम लोगों ने जब स्टार्टिंग करा था, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, तो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी अकाउंट्स की, जिसमें हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग होता क्या है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड देन एनालाइजिंग। सो गाइस देखिए, हमने ये सारी चीजें कर ली। रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल, सब्सिडरी बुक्स, ये सब आ जाते हैं रिकॉर्डिंग में। फिर आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या क्या आ जाता है? आपके जितने भी लेजर्स बनते हैं, मींस जो लेजर वाला चैप्टर था, जो डेप्रिसिएशन था, डेप्रिसिएशन में भी हमने लेजर ही बनाए थे। तो जहां जहां लेजर बनाया वो सब आपका पार्ट है। कौन सा? ये आपका पार्ट है क्लासिफिकेशन का। तो साल भर हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग करते रहते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर हम समराइज करते हैं। तो समराइजिंग करने के लिए हमने क्या पढ़ा था? समराइज करने के लिए हमने ये पढ़ा था कि हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। सो आप पूरा ईयर क्या करते हैं? आप पूरा ईयर जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। और एट द एंड ऑफ द ईयर जब आपको आपके बिजनेस का परफॉर्मेंस पता करना होता है, तो आप परफॉर्मेंस पता करने से पहले अपने पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को समराइज करते हैं, जिसके लिए आप बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। वो भी हमने सीख लिया। अब उस समराइज करने के बाद अब हम क्या करेंगे? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है अकाउंटिंग का वो पूरा करेंगे। वो क्या है? टू नो द परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हमें क्या पता करना है कि मेरे बिजनेस ने कितना अच्छा परफॉर्म करा, और परफॉर्म करने के बाद मेरे बिजनेस की पोजीशन क्या है। ये दोनों चीजें मुझे जाननी है। परफॉर्मेंस भी जानना है, पोजीशन भी जानना है। तो यही परफॉर्मेंस एंड पोजीशन को जानने के लिए हम क्या करते हैं? अपने अकाउंट्स को फाइनलाइज करते हैं। और फाइनलाइज करते वक्त जो अकाउंट्स बनाते हैं उसको हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स, या उसको प्रॉपर टर्म्स में हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फाइनल अकाउंट्स आर वन एंड द सेम थिंग। ठीक, सो अभी हम वही सीखेंगे। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें क्या बताते हैं? ये बताते हैं परफॉर्मेंस, ये बताते हैं पोजीशन। सो इसके पहले कि मैं फाइनल अकाउंट्स पर आऊं, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे बिजनेस में क्या क्या आइटम्स होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं। अब अकाउंटेंसी के हिसाब से हमारे पास एसेट्स होते हैं, हमारे पास लायबिलिटीज होती है, हमारे पास कैपिटल होती है, हमारे पास इनकम होते हैं, हमारे पास एक्सपेंसेस होते हैं। इसके अलावा और कुछ होता है क्या? हाँ सर, लॉसेस होते हैं। हाँ, वो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को सेम कैटेगरी में डाल देते हैं, और इनकम्स एंड गेन्स को सेम कैटेगरी में डाल देते हैं। ये 5 चीजों के अलावा हमारे पास कुछ नहीं होता है। ठीक, सो गाइज इस चीज पर हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि कौन सी चीज आपको परफॉर्मेंस बताएगा और कौन सी चीज आपको पोजीशन बताएगा। ठीक, जहां पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि दो पर्सन है, पर्सन ए एंड पर्सन बी। पर्सन ए क्या करता है? वो गरीब घर से है, लेकिन उसकी अभी जॉब लगी है, एंड ही इज अर्निंग 20 लाख रुपीज एवरी ईयर, सैलरी है उसकी। तो 20 लाख रुपीज उसकी इनकम है। तो क्योंकि पहले गरीब था, तो अभी बैंक बैलेंस या प्रॉपर्टी वगैरह ज्यादा उसकी नहीं होंगी। वहीं एक दूसरा पर्सन है, पर्सन बी, जिसकी कोई जॉब वॉब नहीं है, जो कुछ कमाता नहीं है, पापा का पैसा बहुत है, पापा ने उसके नाम पे कर रखा है, करोड़ों की प्रॉपर्टीज उसके नाम पे कर दी है, बट वो कमाता कुछ नहीं है, रेगुलरली अर्न नहीं होता उसको कुछ।
उसके पास प्रॉपर्टीज है। सो जो पर्सन ए है जिसके पास प्रॉपर्टीज नहीं है लेकिन वो अर्न कर रहा है एवरी ईयर, तो उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, ही इज परफॉर्मिंग वेल, बट हिज पोजीशन इज नॉट वेरी वेल। वहीं पर्सन बी जो है उसकी पोजीशन बहुत शानदार है, बिकॉज ही हैज सो मच ऑफ एसेट्स, सो मच ऑफ प्रॉपर्टीज, बट क्योंकि वो उसको रेगुलरली यूज, उन प्रॉपर्टीज को यूज करके अर्निंग नहीं कर पा रहा है, तो उसका परफॉर्मेंस बुरा है। सो मैं यहां से क्या बताना चाहता हूं, मैं यहां से ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको परफॉर्मेंस जानना है तो परफॉर्मेंस आपको कहां से पता चलेगा? परफॉर्मेंस आपको इन चीजों से पता चलेगा, एक्सपेंस और इनकम और एक्सपेंसेस से। मतलब मैंने 10 लाख रुपए की इनकम करी, 4 लाख रुपए का खर्चा करा, 6 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट बच गया, तो वो हो गया मेरा परफॉर्मेंस। और आपका पोजीशन बिजनेस का वो किससे पता चलेगा? पोजीशन पता चलेगा आपको एसेट्स और लायबिलिटीज से, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। क्योंकि एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल जो होती है वो हमें क्या बताती है कि क्या है हमारे पास, और इनकम और एक्सपेंसेस ये बताते हैं कि इन जो हमारे पास है उनका यूज करके हमने कितना कमाया है। So your performance is known through income and expenses, and your position is known through your assets, liabilities and capital. इतना दिमाग में भेजे में गया, ठीक है। सो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इन्हीं दोनों चीजों के बारे में बताता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस चीज के बारे में बताता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें दोनों चीजों के बारे में बताता है, पोजीशन के बारे में भी बताता है और परफॉर्मेंस के बारे में भी बताता है। सो अगर कोई पूछे व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो हम बोलेंगे टू नो द परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ द बिजनेस। यस और नो? ठीक है, तो सर कैसे पता करेंगे? देखो ब्रॉडली तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, इनकम और एक्सपेंस मतलब प्रॉफिट से, और पोजीशन एसेट्स और लायबिलिटीज से। सो हम लाइन से शुरू करेंगे, हम पोजीशन को बाद में देखेंगे, क्योंकि पोजीशन तो बाद में ही पता चलेगी, पहले तो आपका परफॉर्मेंस पता चलना चाहिए। पहले तो हर सब्जेक्ट के मार्क्स आपको बता दे आपकी मार्कशीट, फिर बात करेंगे कि आपकी रैंक लगी है या नहीं लगी है। सबसे पहले तो ये देखते ना पास हुए कि नहीं हुए, रैंक तो बाद में होती है ना। जब सीपीटी का रिजल्ट आ रहा था मेरा, जब मैंने सीपीटी का एग्जाम दिया था और मैं रिजल्ट देखने गया था, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि मैं पास हो जाऊं, रैंक वैंक तो भूल ही जाओ। तो जब मैं रिजल्ट देखने गया, मैं अपने दोस्त को साथ में लेकर गया था, मुझे डर लग रहा था, और मुन्ना भाई की लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो फटी पड़ी थी। तो मैंने बोला भाई रिजल्ट देख ले मेरी। तो उसने जैसे ही रिजल्ट देखा बोला अबे तू मेरिट लिस्ट में आया है। मैंने बोला भाई पास हुआ हूं कि नहीं हुआ हूं? बोला भाई मेरिट लिस्ट में आया है। सो वो जो आपका पोजीशन है दैट विल बी सीन लेटर, पहले तो ये देखो पास हुए कि नहीं हुए। सो परफॉर्मेंस के बारे में हम पहले बात करेंगे, प्रॉफिट्स के बारे में हम, प्रॉफिट्स या लॉस के बारे में पहले हम बात करेंगे। सो परफॉर्मेंस, सो परफॉर्मेंस आपको किससे पता चलता है? परफॉर्मेंस आपको पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉसेस से, प्रॉफिट एंड लॉसेस से। इस प्रॉफिट और लॉस को बनाने के पता करने के लिए आप दो अकाउंट बनाते हो। कौन से दो अकाउंट बनाते हो? आप बनाते हो ट्रेडिंग अकाउंट और आप बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्या बताता है? ट्रेडिंग का मतलब होता है ट्रेड, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, व्यापार का मतलब होता है परचेज एंड सेल। तो बच्चे इनकम अर्न करने के लिए हम सिर्फ परचेज और सेल नहीं करते हैं, हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं, उससे पैसा जनरेट होता है, उसमें से फिर बाकी खर्चे भी करते हैं, लाइट का बिल पे करेंगे, सैलरी पे करेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें तो बाद में छोड़ दो,
पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि आप जो परचेज कर रहे हो और जो सेल कर रहे हो उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने गुड्स खरीदे, मैंने 50,000 के गुड्स खरीदे, इन 50,000 के गुड्स को मैंने सेल कर दिया। कितने पे सेल कर दिया? 70,000 पे सेल कर दिया। तो मुझे जो हुआ प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ? 20,000 का प्रॉफिट हुआ। फिर मैंने बाकी खर्चे पे करे, किसका? लाइट का बिल पे करा, सैलरी का बिल पे करा और बाकी अदर एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे, ये सब खर्चे हुए तो 14,000 इन सबका खर्चा हो गया, सबका मिलाकर। तो मेरे पास जो फाइनल प्रॉफिट बचा मेरे पास वो बचा 6,000। तो अगर मैं किसी को बोलूं कि मेरे बिजनेस का प्रॉफिट 6,000 है, तो ये 6,000 अकेला अपने आप में आपके बिजनेस के परफॉर्मेंस के बारे में पूरी बात नहीं बताता है। आप देखिए, आप इन दोनों को बताइए कि यार देखो, मेरा जो परचेज सेल्स है ना, उससे प्रॉफिट 20,000 होता है, लेकिन फिर मेरे खर्चे ज्यादा हैं इसलिए 6,000 मेरे हाथ में बच जाते हैं। तो सामने वाला तब जाके पूरी पिक्चर ये समझ पाएगा कि भैया आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, बिकॉज आउट ऑफ 50,000 के गुड्स में से आप 20,000 प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हो, है ना। इट मीन्स 20% का आपका मार्जिन है। पर क्योंकि आप शायद नई स्टेज में होंगे या और खर्चे आप ज्यादा शूशा कर रहे होंगे, तो इसलिए आपके बाकी एक्सपेंसेस होते हैं, उसके कारण आपके पास हाथ में सिर्फ 6 बच जाता है, बट आपकी कैपेसिटी है ज्यादा। तो अगर आप अपने खर्चों को रिड्यूस कर लोगे किसी तरीके से, तो इन हैंड ज्यादा बच जाएगा। सो इफ यू वांट टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस थ्रू अ कंप्लीट पिक्चर, तो इट इज नेसेसरी कि मैं इन दोनों प्रॉफिट के बारे में जानूं। क्योंकि अगर मैं किसी को बताऊंगा कि सिर्फ 6,000 का प्रॉफिट होता है, तो बोलेगा क्या वे 50,000 का सामान लेके 6,000 ही कमा रहा है, क्या बिजनेस करेगा रे तू? तो बोलेगा बे सुन भाई, 20,000 कमाता हूं, खर्चे ज्यादा हैं अभी क्योंकि बिजनेस नया नया है या वॉटेवर जो भी सिचुएशन है, तो कैपेसिटी मेरी बहुत है, ठीक है। सो इसीलिए ये सिंगल प्रॉफिट आपको ट्रू पिक्चर नहीं बताएगा। व्हेन आप इन दोनों को साथ में देखोगे तो आपको रियल पिक्चर पता चलेगी। बस यही चीज है आपके इन दोनों अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट जो है आपको प्रॉफिट बताता है, कौन सा? जो परचेस और सेल से होता है, ये वाला प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट। इसको ऐसे कर देते हैं कि ट्रेड जो व्यापार कर रहे हो आप, उसमें आपकी कितनी इफिशिएंसी है। और प्रॉफिट एंड लॉस आपको प्रॉफिट बताता है ये कि व्यापार का प्रॉफिट तो ठीक है, लेकिन आपके पास बचता कितना है, ठीक। तो दोनों, तो पहले हम बात करेंगे किसकी? ट्रेडिंग अकाउंट की। ठीक, ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट गाइस, जो ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? उस जो प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट को या तो हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर लॉस है तो हम बोलते हैं ग्रॉस लॉस, ठीक। और ये आपको कैसे क्या बताता है? परचेज और सेल्स, इसमें से जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, सेल के अमाउंट में से आप माइनस कर दो जितना आपने खरीदा है, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाएगा, ठीक। सो मैं डायरेक्टली कैसे बताता हूं आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। आप क्या लिखेंगे, कैसे फॉर्मेट? देखिए, जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे, फाइनल अकाउंट्स वो चीज होती है जो यूजर के पास जाती है। सो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप उसे बहुत अच्छे से बनाओ। आप लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपका डेट होगा जब आपका ईयर एंड हो रहा है, ठीक है। ये आपका सेंटर अलाइन हो जाएगा, वो बाद में करेंगे। अब आप फॉर्मेट कैसे बनाएंगे गाइस? ये अकाउंट है, दिस इज एन अकाउंट। अकाउंट मींस लेजर है, और लेजर का फॉर्मेट हमें पता है, उसमें बहुत सारी चीजें आती है। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। पर ये इतना बड़ा नहीं बनेगा। यहां पर क्या आएगा? सिर्फ पर्टिकुलर्स आएगा और अमाउंट आएगा। इस साइड भी सिर्फ पर्टिकुलर्स आएगा, अमाउंट आएगा। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, कुछ ऐसा आपका ट्रेडिंग अकाउंट दिखेगा।
ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास क्या आएगा, दो चीजें, एक कितना सेल किया है और दूसरा कि जो सेल किया है वो खरीदा कितने में था। ठीक, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय सेल्स अकाउंट। अब जब मैं ये बाय सेल्स अकाउंट लिखता हूं ना, तो वो बच्चे जो ज्यादा सोचते हैं वो बोलते हैं कि सर सेल्स इनकम होता है, इनकम क्रेडिट होता है, तो आपने बाय सेल्स क्यों लिखा है, बाय मतलब डेबिट होता है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या करते हैं गाइस, जब हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे होते हैं ना, तो हम क्लोजिंग एंट्रीज पास करते हैं। क्लोजिंग एंट्री का मतलब क्या है, जो भी लेजर है उसको क्लोज करके हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो जैसे मेरा सेल्स है, सेल्स का कौन सा बैलेंस होता है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा, सेल्स को ट्रांसफर कर दूंगा, तो सेल्स क्रेडिट पे दिख रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा, सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दूंगा और टू कहां डाल दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओ ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि यहाँ सेल्स के साथ बाय लिखा है। तो ये सेल्स डेबिट क्यों हो रहा है, बिकॉज वी आर ट्रांसफरिंग दिस सेल्स, सेल्स को हम खत्म कर रहे हैं और ट्रेडिंग को क्रेडिट कर दिया। ठीक, ऐसे ही सारी चीजें होंगी। सो हम लोग यहाँ पर बाय सेल्स अकाउंट लिखेंगे। इनकम साइड है, क्रेडिट साइड है, ये इनकम साइड होता है और ये एक्सपेंस साइड होता है। ठीक है, तो इधर हमने सेल्स लिखा और इधर हम क्या लिखेंगे, इधर जो लिखेंगे वो बताने से पहले मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैंने क्या बोला, पहले मेरी एक बात का जवाब दीजिए। मैंने आपको बोला कि मैं जब घर से बाहर मैं वही चॉकलेट वाला एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था, अभी भी दे रहा हूं। मैं जब घर से निकला तो मेरे पास चॉकलेट्स थी, कितने की, ₹100 की। मैंने क्या किया, परचेज करा और परचेज करा, घर से निकलने के बाद मैंने ₹1000 का और परचेज कर लिया। और जब मैं वापस शाम को घर आया तो मेरी जेब में, अब ये मत बोला कि सर आप खा गए, मैं बिजनेस कर रहा हूँ ना, ऐसे तो खा सकता हूँ मैं, वो अलग बात है, लेकिन अभी वो खाने वाला बात नहीं करेंगे। मैं जब वापस घर आया तो मेरे पास एट द एंड ₹50 की चॉकलेट्स बच गई, साथ में ये चॉकलेट्स थी, एट द एंड मेरे पास चॉकलेट्स थी और एट द एंड ही मेरे पास कैश भी था, पैसा भी था। कितना पैसा था मेरे पास, ₹1500 का कैश भी था। ठीक, तो क्यों कैश आया है, खाने से तो कैश नहीं आता ना, अगर खाने से कैश आ रहा होता तो शायद मैं सबसे अमीर इंसान होता। तो मैंने क्या किया होगा, सेल किया होगा। तो अगर मैंने सेल किया है तो मुझे आप बता सकते हैं कि मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और अगर हुआ है तो कितना हुआ है। सर प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, 450। 450 का प्रॉफिट हुआ है। क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकती हो ये 450 कैसे आया। सर क्योंकि हमने परचेज किया था 1100 का पूरा, और हमारे पास एट प्रेजेंट 1500 है ना, और फिर उसके बाद में 50 रुपीज़ का चॉकलेट हमारे पास है, तो वो माइनस करके। क्यों माइनस करा, क्योंकि वो चला गया, मतलब प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है। नहीं फॉर्मूला तो भाड़ में गया, लॉजिकली बताओ मुझे। तो क्या था, मेरे पास ₹100 की चॉकलेट थी और 1000 की और खरीद ली, तो मेरे पास ₹1100 की चॉकलेट्स हैं, ₹1100 की चॉकलेट है। अब जो चॉकलेट मेरे पास बच गई, ये क्यों बची है, क्योंकि मैंने बेची नहीं है, और जो चीज बेची नहीं है वो उस पे ऊपर प्रॉफिट भी नहीं हुआ होगा, तो इसलिए हम उसको हटा देते हैं, क्योंकि ये बिकी ही नहीं है। तो मैंने क्या करा, यहां से 50 रुपीज इसको माइनस कर दिया, तो मेरे पास कितना आ गया, ₹1050। ये 1050 क्या है, इट इज द कॉस्ट ऑफ चॉकलेट्स
सोल्ड, जो चॉकलेट सेल करी है ना उसकी कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट तो मेरी 1100 थी, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ना तो आप उन्हीं चीजों को कंसीडर करोगे जो आपने बेची है। जो आपने बेचा ही नहीं उस पे प्रॉफिट कैसे होगा, इसलिए जो चीज बेची नहीं है उसको हमने हटा दिया। और फिर इस 1050 को आपने 1500 से कंपेयर करा तो आपको 450 का प्रॉफिट मिला, है ना। आपने कैसे करा, आपने बोला सर सुनिए मेरे पास 1500 का सेल हुआ है और जो सेल किया था उसका प्राइस था 1050, तो मेरे पास 450 का प्रॉफिट इस तरीके से बचा। मतलब आपने ये नहीं बोला कि सर मेरे पास 1100 रुपए की चीज ही थी, मैंने 1500 रुपए में सेल करा तो 500 का प्रॉफिट है। सर जो मैंने चीज बेची नहीं है वो तो प्रॉफिट में कंसीडर होगा ही नहीं। मींस जब आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो आप सेल्स में से परचेज को नहीं माइनस करते हो, आप सेल्स में से किसको माइनस करते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो सेल्स में से आप परचेज नहीं माइनस करोगे, आप क्या माइनस करोगे, जो गुड्स बेचे हैं सिर्फ उसका कॉस्ट। यही तो नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स सेल किए हैं उसकी कॉस्ट। सो अब डेबिट साइड पर आप यहां परचेज नहीं लिखेंगे, आप यहां लिखेंगे टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम बोलते हैं COGS। तो सर मैंने 1500 रुपए का सेल करा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने कैलकुलेट करा 1050 आ गया, तो क्योंकि यहाँ डेबिट साइड पे बच रहा है तो 450 का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अभी लिखिएगा कुछ मत, अभी देखते जाइएगा, ठीक। सो अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट का बेस फॉर्मेट देखूं तो बेस फॉर्मेट इतना ही है। क्या फॉर्मेट है, क्रेडिट साइड पर सेल्स आएगा, डेबिट साइड पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, और अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे बचता है तो डेबिट साइड पे क्यों बच रहा है, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ा होगा, मींस प्रॉफिट हुआ है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट है। अगर इस तरफ बच गया तो बाय ग्रॉस लॉस आ जाएगा। ये जो है ना ये ट्रेडिंग अकाउंट का बेस फॉर्मेट है। बाकी टीचर्स जो करते हैं वो क्या डायरेक्ट फॉर्मेट बताते हैं, बट बेस कहां से आया वो मैंने आपको बताया कि ये बेस है। अब ये जो कॉस्ट ऑफ, यहां तक किसी को कोई डाउट, पहले आप बात करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बना कैसे, आपने लिया ओपनिंग वाला, इसमें आपने परचेज को प्लस कर दिया और क्लोजिंग को माइनस कर दिया। मीन्स आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला कैसे बना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यस और नो। लेकिन यहां पर एक चीज और आएगी परचेज के साथ, वो आएगी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हमने पढ़ा था ना कि अगर कोई खर्चा हम एसेट को परचेज करने के लिए कर रहे हैं तो वो उस एसेट की वैल्यू में ऐड हो जाता है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो भी प्लस हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या हुआ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये याद रख लेना जिंदगी भर के लिए, स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चलिए, तो अगर COGS का फॉर्मूला ये होता है तो क्या मैं एक काम ऐसा कर सकता हूं कि ये सेल्स की जगह सेल्स लिखे रहने दूं और COGS डेबिट पर आता है तो COGS की जगह ये चीजें लिख लूं, इधर लिख लूं टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेसेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड पे लिख लूं बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा, बाकी सब चीजों को डेबिट पे क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि ये सारे तीनों चीजें प्लस हो रही हैं इसलिए एक साइड पे लिख लिया। क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो रहा था इसलिए ऑपोजिट साइड पे लिख लिया, चलेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ COGS को ओपन किया है। अगर आप इतनी चीज को ध्यान दो ना, अगर आप इतना चीज को ध्यान दो तो आपको COGS ही दिखेगा, ये COGS ही है। यस और नो। तो हमने क्या करा, सिर्फ COGS को ओपन अप कर दिया।
और अब आपका डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आया तो वो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक इस साइड बैलेंसिंग फिगर आया तो ग्रॉस लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मेट है जो बुक में दिया हुआ है, जो हमें बना के चलना है। ये COGS वाला जो था ये तो बेस फॉर्मेट है, मतलब यहां से ये बना है। सो टीचर डायरेक्टली ये बताते हैं, पर मेरी आदत है मैं बेस से जाता हूं, तो दिस इज बेस एंड दिस इज एक्चुअल पिक्चर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो आप ये फॉर्मूला लिख लो अपनी कॉपी में अगर आप अपने नोट्स बनाते हो, और ये फॉर्मेट बना लो, क्योंकि मैं अभी और बकबक करने वाला हूं थोड़ी देर। सो यहां तक सबको क्लियर? हाँ बेटा बोलो। सर मुझे भी डाउट है कि ये जो ग्रॉस लॉस है, लॉस जो वो तो डेबिट होता है सर, क्रेडिट साइड पे क्यों हो रहा है? वेरी गुड, मैं चाहता था कोई मुझसे पूछे ये। बेटा देखो, लॉस जो है ना वो डेबिट ही हो रहा है। क्रेडिट क्या हो रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बेटा। लॉस तो डेबिट ही हो रहा है। बाय लिखा है ना ग्रॉस लॉस के साथ। हमने पढ़ा था ना हर्षिता की जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमेशा ऑपोजिट साइड पर आता है। हर्षिता ये समझो कि ये ग्रॉस लॉस यहां क्यों आया, ये ग्रॉस लॉस यहां क्यों आया, क्योंकि डेबिट साइड बड़ा है, इसलिए हमने बैलेंस करने के लिए इसको इस साइड लिखा है। यस और नो? यस सर। और कॉन्सेप्ट वाइज भी देखो तो ये ग्रॉस लॉस के आगे क्या लिखा हुआ है? बाय लिखा हुआ है, मतलब लॉस। अगर जर्नल एंट्री करके देखो ना तो जर्नल एंट्री ऐसी हो रही है, ग्रॉस लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो लॉस तो डेबिट ही हो रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही ग्रॉस प्रॉफिट देखो सर, प्रॉफिट, अब इसका ही उल्टा क्वेश्चन वही हो जाएगा कि सर प्रॉफिट तो क्रेडिट होता है, आपने डेबिट क्यों करा है? नहीं, मैंने प्रॉफिट को डेबिट नहीं करा है, मैंने डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट को करा है। प्रॉफिट के आगे तो 2 ही लिखा है, मतलब प्रॉफिट तो क्रेडिट ही हो रहा है। यस सर। बढ़िया, यहां तक हो गया सबका? चल अब बात करते हैं इन आइटम्स की। गाइस ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो हमेशा गिवन होता है। क्यों गिवन होता है? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक मींस लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक। तो लास्ट ईयर के जब हमने अकाउंट्स बनाए होंगे तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया होगा, तो ओपनिंग स्टॉक जो है हमारे पास रेडिली अवेलेबल होता है। उसके बाद बात करते हैं परचेज की। तो गाइस जब भी आप परचेज को यहां लिखोगे तो आप कौन सा परचेज लिखेंगे? आप हमेशा लिखेंगे नेट परचेज। सर ये नेट परचेज क्या होता है? नेट परचेज मींस टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न। मतलब अगर मैं इसको देखूं तो अगर फॉर्मेट को मैं थोड़ा सा और बड़ा करना चाहूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां मैं परचेज का एक अमाउंट आएगा, इसमें से माइनस करूंगा मैं परचेज रिटर्न। मेरे पास अमाउंट आएगा वो मैं आउटर कॉलम में लिखूंगा, तो मुझे नेट परचेज चाहिए। ठीक है, ऐसे ही डायरेक्ट एक्सपेंस की हम बात कर रहे हैं अभी। सेल्स भी आपको कौन सा चाहिए? सेल्स भी आपको नेट सेल्स चाहिए। नेट सेल्स वही हो जाएगा टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो आप क्या करेंगे, यहां पर माइनस करके दिखाएंगे। यहां पर एक अमाउंट आएगा, उसमें से आप माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न, यहां माइनस करके शो करेंगे, तो फाइनल अमाउंट आएगा वो आप आउटर कॉलम में लिखेंगे। फिर आती है बात क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक भी हमें रेडीली अवेलेबल होता है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसी चीज है जब हम साल के एंड में जाकर अपने गोडाउन में देखते हैं और टोटल कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता रहता है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है। स्टॉक की अकाउंटिंग हम नहीं करते, एट द एंड ऑफ द ईयर में हम लोग कैलकुलेट कर आ जाते हैं। अब बच गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये कहानी थोड़ी सी ध्यान से सुननी पड़ेगी।
गाइस डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? हम बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस करते हैं ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक डायरेक्ट एक्सपेंस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक, एक डायरेक्ट एक्सपेंस, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस की डेफिनेशन ने सिंपल सा एक चीज बोल दिया, क्या? एनी एक्सपेंस विच इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मस्त डेफिनेशन। जो डायरेक्ट नहीं है वो इनडायरेक्ट है, मजा आ गया। ठीक, जो मेल नहीं है वो फीमेल है। पर यहां पे फिर भी डाउट हो सकता है, एक तीसरा जेंडर भी होता है, बट इनमें कोई डाउट नहीं है, जो डायरेक्ट नहीं है वो इनडायरेक्ट कहलाएगा। तो बताइए फिर डायरेक्ट एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या होगी? नहीं नहीं, इतने बेवकूफ थोड़े ना है कि जो इनडायरेक्ट नहीं है वो डायरेक्ट होगा, तो फिर वापस में उलझते रहो। डायरेक्ट को उन्होंने डिफाइन कर दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस को इन्होंने क्या बोला? बोला एनी एक्सपेंस which is directly related to the purchase or manufacturing of the goods to be sold are direct expenses। मतलब जो गुड्स आप खरीदते हो, गुड्स की डेफिनेशन तो हमें पता है, जिसको हम सेल करने के लिए खरीदते हैं। तो गुड्स को खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए मींस एक ऐसा खर्चा जो अगर आप नहीं करते तो आप परचेज भी नहीं कर पाते, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। ठीक है, तो मैंने ट्रांसपोर्ट करके अपनी जगह पर नहीं ले आऊंगा तो मेरे वो गुड्स किसी काम के नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये सारे जो खर्चे हैं परचेज से रिलेटेड, और एनी एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट गुड्स, मतलब अगर आप गुड्स खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो मैन्युफैक्चर करने के लिए जो गुड्स जरूरी होते हैं वो सारे एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। वो सारे एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के कुछ एग्जांपल्स देंगे? यस। मुझे बताइए, एडवर्टीजमेंट डायरेक्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो परचेज से भी रिलेटेड नहीं है। क्या परचेज करने के लिए एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत थी? अरे मैं परचेज करना चाहता हूं, एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं, तो कर आ जाओ भाई, एडवर्टीजमेंट क्यों कर रहा है? कर आ जाओ। सेल करने वाला एडवर्टीजमेंट करता है। सो एडवर्टीजमेंट परचेज से रिलेटेड नहीं। क्या गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए एडवर्टीजमेंट करना जरूरी है? हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम क्या करें, डांस करें क्या? सो इट इज नॉट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर ऑल्सो। सो वो आपका डायरेक्ट नहीं होगा। तो सर कौन से खर्चे होंगे? ज्यादा नाटक मत करिए, सीधा सीधा बता दीजिए। सुनो, मैंने आपको क्या बोला? ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन फॉर परचेस। सो गाइस, जब आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं ना, आपके सामने दो तरीके के वर्ड आएंगे, कैरियज एंड फ्रेट। कैरियज का मतलब भाड़ा होता है, वही ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। फ्रेट का मतलब भी भाड़ा होता है, वही ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। पर दोनों में फर्क क्या होता है? कैरियज जनरली क्या होता है, अगर आप सेम सिटी में और वहां से गुड्स को लेकर आ रहे हैं तो कैरियज यूज होता है। पर अगर आप कहीं बाहर से गुड्स मंगवा रहे हैं, दूसरे स्टेट से, दूसरी सिटी से, तो वो ट्रेन में आएगा या बस में आएगा या ट्रक में आएगा, तो फिर आप जो पैसा देते हैं उसको फ्रेट बोलते हैं। बट दोनों का नेचर बेसिक वही है। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन है कि जब आप कैरियज या फ्रेट पे करते हैं तो कैरियज और फ्रेट परचेज से रिलेटेड भी हो सकता है, सेल्स से रिलेटेड भी हो सकता है। क्योंकि मैं खरीद रहा हूं तो मैं ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दे रहा हूं। हो सकता है सेल जब कर रहा हूं तो मेरे परचेसर ने बोला कि भैया ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आप भुगतोगे, तो वो भी मैं भुगत रहा हूं। तो ये कैरियज और फ्रेट दोनों जो होते हैं ये परचेज के ऊपर भी हो सकते हैं और सेल के ऊपर भी हो सकते हैं। पर हम ओनली वही फ्रेट और कैरियज कंसीडर करेंगे एज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो परचेज से रिलेटेड है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये परचेज से रिलेटेड है कि सेल से रिलेटेड है? गाइज, अगर किसी चीज के साथ, कैरियज के साथ इनवर्ड लिखा है या फ्रेट के साथ इनवर्ड लिखा है, इट मीन्स वो परचेज से रिलेटेड है। क्योंकि इनवर्ड मतलब खरीदना, तो कैरियज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड डायरेक्ट में आएगा।
और कैरियज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, ये इनडायरेक्ट में आएगा। है दोनों एक्सपेंस, है दोनों ही एक्सपेंस, इनवर्ड भी एक्सपेंस है, आउटवर्ड भी एक्सपेंस है, बट इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में आएगा। आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ठीक है सर, और कौन से? ये तो कैरियज और ट्रांसपोर्टेशन की आपने बात कर ली। और कौन से होते हैं गाइस? एक होता है ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय का हिंदी नाम होता है चुंगी। ये एक तरीके का टैक्स होता है। जब आप एक सिटी से दूसरे सिटी में गुड्स लेके जाते हैं तो वो टोल नाका आता है। जैसे आप जाते हो सीहोर तो टोल नाके पे देते हो ना, तो वो अलग चीज है। जब आप गुड्स लाते हो ना तो वो ट्रक वालों को भी एक चुंगी देनी पड़ती है, एक टैक्स देना पड़ता है, उसको बोलते हैं ऑक्ट्रॉय। तो ऑक्ट्रॉय क्यों देना पड़ता है? क्योंकि आप सामान मंगवा रहे हो, परचेज से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। और क्या करेंगे गाइस? any expense related directly or indirectly related to factory। कोई भी ऐसा खर्चा जो फैक्ट्री में हुआ है, चाहे वो फैक्ट्री की सैलरी हो, चाहे वो फैक्ट्री का लाइटनिंग हो, चाहे वो फैक्ट्री में फ्यूल पावर यूज हुआ हो, चाहे वो कुछ लाइट हो, ये सब फैक्ट्री की वो डायरेक्ट होते हैं। क्योंकि फैक्ट्री में क्या होता है? मैन्युफैक्चर। तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं। इट मींस फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा वो डायरेक्ट ही होगा, चाहे वो छोटा खर्चा हो चाहे वो बड़ा खर्चा हो। ठीक है, अब कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री में भी यूज होती है, इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल ऑफिस में भी यूज होती है। तो जो नॉर्मल ऑफिस वाली इलेक्ट्रिसिटी है वो डायरेक्ट नहीं होगी, बट फैक्ट्री वाली डायरेक्ट होगी। सर हम कैसे पता चलेगा कि ये फैक्ट्री का है कि ऑफिस का है? सो गाइस, फैक्ट्री में जब इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है ना तो बहुत बड़े लेवल पे यूज होती है। ट्रांसफॉर्मर्स लगते हैं, जनरेटर्स लगते हैं, तो उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं बोला जाता, उनको पावर बोला जाता है। तो अगर पावर वर्ड लिखा है तो आप उसे डायरेक्ट मानेंगे, और अगर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी वर्ड लिखा है तो आप उसे इनडायरेक्ट मानेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपका पेट्रोल का खर्चा होता है। ठीक है ना, तो पेट्रोल का खर्चा फैक्ट्री की मशीन में भी डीजल पेट्रोल फ्यूल लग सकता है, और वो नॉर्मल आपकी जो डिलीवरी वैन्स हैं कुछ और उन जगह भी यूज हो सकता है, बट जो फैक्ट्री वाला है वो डायरेक्ट होगा। तो सर हमें कैसे पता चलेगा? सो गाइज, अगर वर्ड यूज हो रहा है फ्यूल या फिर गैस या फिर कोल, अगर ये वर्ड यूज हो रहा है तो इट मीन्स वो डायरेक्ट फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। अगर सिर्फ पेट्रोल बोला है, पेट्रोल एक्सपेंसेस, सो इट मीन्स वो इनडायरेक्ट होगा, वो फैक्ट्री की बात नहीं कर रहे। क्योंकि फैक्ट्री में बड़े लेवल पे यूज होता है तो आप उसको फ्यूल बोलते हो। ठीक है, ये चीजें आपको क्वेश्चन कर करके समझ में आ जाएंगी। सो आपको क्या याद रखना है? एनी एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू परचेस एंड मैन्युफैक्चर विल बी अ डायरेक्ट एक्सपेंस। वैसे क्या होता है, बाकी टीचर्स एक लिस्ट बता देते हैं कि ये खर्चा होता है। आप लिस्ट कौन याद रखेगा? आप तो सिंपल याद रखिए, जो परचेस और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है वो डायरेक्ट है, और जो नहीं है वो इनडायरेक्ट है। एज सिंपल एज दैट। और इतने क्वेश्चंस हम करेंगे कि हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है। अब जैसे रेंट का खर्चा है, रेंट फैक्ट्री का भी हो सकता है, रेंट ऑफिस का भी हो सकता है। तो जो फैक्ट्री का होगा वो डायरेक्ट होगा, जो ऑफिस का होगा वो इनडायरेक्ट होगा। सैलरीज का खर्चा, हाँ ये तो लिखा ही नहीं मैंने। सैलरीज, आप फैक्ट्री एम्प्लॉयज को सैलरी दे सकते हो, आप ऑफिस एम्प्लॉयज को भी सैलरी दे सकते हो। तो जो फैक्ट्री के एम्प्लॉयज हैं वो डायरेक्ट होगा, उनकी सैलरी डायरेक्ट होगी। सर हमें कैसे पता चलेगा? कैसे? जो फैक्ट्री के एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनको जो सैलरी दी जाती है ना, उसके लिए वर्ड यूज होता है वेजेस। सो व्हाट आर वेजेस? वेजेस इज द सैलरी गिवन टू द फैक्ट्री एम्प्लॉयज। तो वेजेस है तो डायरेक्ट मानेंगे, सिर्फ सैलरीज लिखा है तो इनडायरेक्ट मानेंगे।
बट कभी कभी वो और आपके मजे लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपको एक वर्ड दे देंगे, वेजेस एंड सैलरीज, दोनों साथ में दे देंगे, या फिर और मजा ले लेंगे, सैलरीज एंड वेजेस। अब क्या करें सर, अब तो हद ही पार कर दी इन लोगों ने। कुछ नहीं, हम भी अपनी तिकड़म, वो परेशान कर रहे हैं तो हम भी तिकड़मबाजी लगाएंगे। इस वर्ड में पहले क्या लिखा है, वेजेस लिखा है कि सैलरी लिखा है, वेजेस लिखा है, तो हम इसको यहां ले लेंगे डायरेक्ट में। और अगर सैलरीज एंड वेजेस दिया है तो पहले सैलरीज लिखा है तो वो यहां ले लेंगे। ये मैं आपको क्वेश्चंस के प्रॉब्लम बता रहा हूं क्या क्या आते हैं, इसलिए पहले ही बता दे रहा हूं। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी मैंने जो आपको बताई। तो क्या आपको ये क्लियर है कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है? बहुत ही बढ़िया। हाँ हर्षिता। सर इंस्टॉलेशन चार्जेस डायरेक्ट होंगे। बेटा इंस्टॉलेशन किसका हो रहा है? जो हमने परचेज किया। इंस्टॉलेशन क्या परचेज किया होगा? बस एक परचेज की। मशीन करा होगा। हाँ मशीन। इंस्टॉलेशन तो मशीन का ही होता है ना? यस सर। और मैंने यहाँ क्या बोला है, यहाँ वर्ड क्या यूज करा है देखो। क्या वो मशीन आपकी गुड्स है? नो सर। नहीं है, तो वो डायरेक्ट तो हो ही नहीं सकता। ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ वही चीजें जाएंगी जो गुड्स से रिलेटेड होगी। एनीथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू गुड्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग का मतलब क्या है? व्यापार, परचेज एंड सेल। और वी नो वेरी वेल कि परचेज और सेल गुड्स के लिए ही यूज होता है। ठीक है, सो तुम्हारे डाउट का आंसर क्या है? इंस्टॉलेशन एक्सपेंस क्लियरली अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू गुड्स, इट इज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट। और इनडायरेक्ट का कोई डेफिनेशन नहीं है। एनी एक्सपेंस विच इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, मेरी फेवरेट डेफिनेशन है ये। चलिए, तो ये बेसिक तो एक क्वेश्चन कर लेते सर, आप बहुत बकबक कर लिए, कुछ प्रैक्टिकल कर लिया जाए। ओके चलिए, ठीक, ये हमको कहानी दे दी और बोला ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। तो आप सबसे पहले ये फॉर्मेट इतना बना के रख लेंगे, इतना आप बना के रख लेंगे। और यहाँ हमें बोला है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 31 मार्च 2018। ठीक है। अब गाइज आप ना सीक्वेंस प्लीज यही रखिएगा। वैसे मार्क्स पे ज्यादा असर नहीं पड़ता, बट मैं फिर भी बोलूंगा सीक्वेंस यही रखिएगा। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक होना चाहिए, फिर परचेस होना चाहिए, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, इधर सबसे पहले सेल्स और फिर क्लोजिंग स्टॉक। सीक्वेंस हम यही मेंटेन करेंगे। तो अब क्या बोला है, सबसे पहले स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दे दिया है, ये ओपनिंग है 1 अप्रैल 2017। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा टू ओपनिंग स्टॉक 1000। फिर क्या दिया, वेजेस। गाइस वेजेस से पहले ना यहाँ परचेस आता है, तो आप ना परचेस के लिए 2-3 लाइन छोड़कर रख देना। फिर आपके आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। गाइस यहां पर आप एक काम कर सकते थे, आप डायरेक्ट टू वेजेस भी लिख सकते थे। डायरेक्ट टू वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है ना? तो हम डायरेक्ट टू वेजेस भी लिख सकते थे, लेकिन मेरी आदत है, पता नहीं क्यों, मैं इधर हेडिंग दे देता हूं और सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग से लिखता हूं, मेरी आदत है। बट इफ यू वांट कि आप डायरेक्टली यहां पर टू वेजेस लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट मेरी आदत यह है तो मैं यही मेंटेन करता हूं। वेजेस, कितना वेजेस दिया हुआ था इन्होंने? 5000। बाद क्या दिया हुआ है, रिटर्न आउटवर्ड। अब ये क्या, नहीं, वेजेस के बाद सेल्स दिया है, तो यहां पे लिखूंगा बाय सेल्स। गाइस सेल्स का अमाउंट ध्यान से सुनिएगा, सेल्स का अमाउंट आउटर कॉलम में लिखने से पहले
एक बार क्वेश्चन में चेक कर लीजिएगा क्या कोई सेल्स रिटर्न नाम की चीज दी है क्या। अगर नहीं दी है तो आप डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दीजिए, लेकिन अगर सेल्स रिटर्न दिया है तो आप प्लीज इसे इनर कॉलम में लिखिए, क्योंकि हमें यहाँ सेल्स कौन सा चाहिए, नेट सेल्स। ठीक है, इनर कॉलम में लिखेंगे। फिर क्या दिया है, रिटर्न आउटवर्ड। क्या होता है रिटर्न आउटवर्ड का मतलब, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न। ठीक है, ये इनकम एक्सपेंस नहीं है, ये परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न होता है। रिटर्न आउटवर्ड कैसे याद रखते हैं, कोई चीज जा रही है, आउटवर्ड है, क्यों जा रही है, आई होगी, परचेज, अब जा रही है। सो रिटर्न आउटवर्ड इज अ परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न का हम क्या करते हैं, परचेज में से माइनस करते हैं। तो इधर परचेज का अमाउंट कुछ आएगा, नीचे हम क्या करते हैं, इधर माइनस करके लिख लेते हैं परचेज रिटर्न, और इनर कॉलम में लिख देंगे ब्रैकेट्स में कितना अमाउंट दिया हुआ है, 8000। फिर क्या दिया हुआ, फ्रेट। फ्रेट डायरेक्ट, अच्छा ये फ्रेट के साथ लफड़ा है। क्या लफड़ा है, फ्रेट इनवर्ड भी होता है, फ्रेट आउटवर्ड भी होता है। होता दोनों एक्सपेंस है, लेकिन एक इनडायरेक्ट है एक डायरेक्ट है। अब इन्होंने क्या दिमाग लगा लिया, इन्होंने हमें ये बताया नहीं है कि इनवर्ड है कि आउटवर्ड है। सो गाइज, फ्रेट और कैरिएज अगर इनके साथ कभी नहीं दिया है कि ये इनवर्ड है या आउटवर्ड, यू विल ऑलवेज अज्यूम इट एज इनवर्ड, मीन्स आप हमेशा उसे डायरेक्ट एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे। सो यहाँ कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में फ्रेट के साथ, तो हम इसे डायरेक्ट एक्सपेंस ही ट्रीट करेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे फ्रेट, जो मैंने बोला वो समझ में आया। सो ये हो गया फ्रेट। फिर परचेसेस, 1 लाख यहाँ परचेज का लिख चुके थे, इधर अमाउंट लिख लेंगे इनर कॉलम में। अब आप सुकून से बाहर 92 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है, कैरिएज इनवर्ड। इन्होंने डायरेक्ट इनवर्ड वर्ड दे ही दिया, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, कैरिएज इनवर्ड। कितना दिया हुआ है कैरिएज इनवर्ड, 1000। फिर क्या दिया है, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, सेल्स रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड मींस सेल्स रिटर्न। यहां माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न, माइनस में लिख देंगे ब्रैकेट में 5000। जो चीज माइनस में होती है उसके लिए ब्रैकेट्स यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ आउटर कॉलम में 1,50,000 आ जाएगा। फिर क्या दिया हुआ है, ऑक्ट्रॉय। क्या होता है ये, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, ऑलवेज डायरेक्ट ना, नो डाउट, ऑलवेज डायरेक्ट। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी 2500, और ये क्लोजिंग स्टॉक दिया है 20,000 का, तो यहां लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 20,000। देखो मेजर सारी चीजें आ गई, सेल्स आ गया, क्लोजिंग आ गया, ओपनिंग आ गया, परचेस आ गया, डायरेक्ट आ गया। अब आप टोटल लगाएं, पहले देख लो ध्यान से, दिख रहा है क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा होगा, तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे 1,70,000। फिर रफ में कहीं आप इसका टोटल लगा लीजिए, 1,11,000 आ रहा है। तो बैलेंसिंग फिगर 1,70,000 माइनस 1,11,000, ये जो 59,000 डेबिट में आ रहा है ये कहलाएगा आपका टू ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या बताना चाह रहा है कि 1,50,000 की सेल्स करके हम लोग 59,000 बचा लेते हैं। दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। किसी को कोई डाउट? सो गाइज आज हम इतना ही करते हैं, मैं तुम्हें कोई प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी नहीं करवा रहा हूँ, बिकॉज जो कल नेक्स्ट क्लास रहेगी इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। आज तो हमने थ्योरी समझा, थ्योरेटिकल बेस समझा, मजा नेक्स्ट क्लास में आएगा। ठीक है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। जय श्री राम। जय श्री